पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे, पूजा संपूर्ण करे। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough. नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरें राजस्थान में, खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन, कोऑर्डिनेटर दिनेश योगी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। स्वामी विवेकानंद ने किए जीवन पर डाला प्रकाश। युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पूर्ववंशी ने की शिविर की अध्यक्षता। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अलवर मामले को लेकर बीजेपी का मंडलों में धरना प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा, गहलोत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एसपी ने भगवान महावीर की किए दर्शन, पूजा अर्चना कर अमन चैन की कामना। मंदिर कमेटी के मैनेजर ने एसपी का किया स्वागत। नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु चौथ माता के दर्शन, 20 से 26 जनवरी तक बंद रहेगा मंदिर। कोरोना को लेकर लिया गया फैसला। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गहलोत सरकार की बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। JEN के लिए ये बड़ी राहत मिली, जहां पर JEN के लिए सरकार ने बम्पर भर्तियां निकाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की विज्ञप्ति। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के प्रयास रंग लाए हैं। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर JEN के 1092 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 488 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। वहीं साथ ही साथ जलदाय विभाग में 368 पदों के लिए निकली भर्तियां। स्वायत्त शासन विभाग में 236 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गहलोत सरकार की बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। JEN के लिए सरकार ने बम्पर भर्तियां निकाली है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के प्रयास रंग लाए हैं। JEN के 1092 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिनमें से कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में 488 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जलदाय विभाग में 368
368 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। वहीं साथ ही साथ स्वायत्त शासन विभाग में 236 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर इस बात की सूचना दी है। साथ ही गहलोत सरकार ने बेरोजगारों को एक बड़ी राहत देते हुए जो ये 1092 पदों की भर्ती है वो निकाली है। आपको बता दें कि ये पदों की भर्ती जेईएन के 1092 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि जेईएन के लिए सरकार ने ये बम्पर भर्तियां निकाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर इस बात की सूचना दी है कि जेईएन के 1092 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर नेहरू युवा केंद्र दौसा जिला युवा अधिकारी राकेश कुमार आलोरिया के निर्देशानुसार ब्लॉक में राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत ही देशीय युवा मंडल चांदसेन के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिनेश योगी ने की थी। वहीं देवी युवा मंडल के अध्यक्ष मनराज गुर्जर ने कहा है कि सभी युवा मिलकर के अपने ग्राम में स्वामी विवेकानंद के आदर्श पद चिन्हों का प्रचार और प्रसार करेंगे और साथ ही युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका भी निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति स्काउट बलराम मीणा ने यह कहा कि अपने विचार रखें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवा ही आने वाले देश के कर्मवीर हैं और इस पर नाज करते हैं कि हमने उस देश में जन्म लिया है जिसमें युवाओं को हर प्रकार का अवसर दिया जाता है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कृष्ण गोपाल शर्मा ने कैच द रेन अभियान पर प्रकाश डाला है और कहा है कि हमें सालों से जल का संचय करना चाहिए, जिससे कि फिर से धरती का जल स्तर ऊपर बढ़ सके। स्वामी विवेकानंद जयंती सेवा सप्ताह के अवसर पर शहर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहां एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरवंशी ने किया है। वहीं साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह पुरवंशी ने यह बताया है कि युवा मोर्चा विवेकानंद जयंती को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इसी के अंतर्गत ही यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इस कोरोना काल में आगे भी युवा मोर्चा इस तरह के शिविर का आयोजन करता रहेगा, जिससे कि अस्पतालों में रक्तों के आमजन को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 305 यूनिट भी रक्त एकत्रित किया है। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर मामले को लेकर के बीजेपी ने प्रदेश के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदर्शन को लेकर के स्थानीय भाजपा नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए ही प्रदर्शन में हिस्सा ले। आपको बताते चले कि गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पहले अलवर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन का ऐलान किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई को देने की घोषणा कर दी और इस बारे में केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेज दिया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह मांग की है कि सरकार को इस मामले में अब सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और पुलिस इस मामले को लेकर यू टर्न ले रहे हैं और इसीलिए इस मामले में सीबीआई ही इसका पूरा खुलासा निष्पक्ष तरीके से कर सकता है। यहाँ पर अलवर मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलने का नाम मिले। वहीं इस मामले को लेकर ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश के सभी मंडलों में लगातार बीजेपी इसको लेकर के प्रयासरत है, क्योंकि कहीं न कहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में जो महिलाओं के प्रति न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की सरकार में लगातार जो कांग्रेस की सरकार है इसकी वजह से बीजेपी प्रदर्शन करे। वहीं साथ ही साथ इसकी मांग भी कर रही है कि अलवर में जो पीड़िता है उसको न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अलवर कांग्रेस के जो नेता हैं और साथ ही साथ जो वहां के
आपको बता दें कि जहां पर पुलिस को यू टर्न लेने की बात हो रही, कांग्रेस सरकार और पुलिस एक दूसरे से सांठगांठ करते हुए इस मामले में यू टर्न ले रहा है और साथ ही ना तो पीड़िता को न्याय मिल पा रहा है और इस मामले पर ही नहीं बल्कि अलवर में जितने भी महिला सुरक्षा के मामले होते हैं, इसी को लेकर के बीजेपी लगातार प्रयासरत है, प्रदर्शन कर रही है। उसके साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने इस मामले में ये भी कहा है कि कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन करें ताकि कहीं प्रदर्शन इन पर भारी न पड़ जाए। इसको लेकर के उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की भी बात कही है, कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए करे। वही साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, इसके बावजूद भी जो महिलाओं के प्रति न्याय है वो नहीं मिल पा रहा। देखना यह होगा कि अलवर की पीड़िता जो है उसको आखिर कब न्याय मिलेगा, उसके अपराधियों को कब पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। निर्भया के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई उससे राजस्थान शर्मसार हुआ। दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा इतना विभत्स था। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और इसलिए ये मांग सबकी थी कि सीबीआई की जांच हो। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी, लेकिन हमारा राजस्थान के तमाम मंडलों तक 17 और 18 को एक यूनिवर्सल कॉल था कि हम सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोरोना की एडवाइजरी और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने के लिए हर मंडल में कहीं पुतला दहन के, कहीं विरोध प्रदर्शन के। रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड के राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोलवास में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि सभापति राम प्रताप मीणा शाहजनपुर के अध्यक्षता में सर्वे की सहमति से संपन्न हुआ है। इससे पूर्व अध्यक्ष पद पर सहमति नहीं बनने पर सर्वे जो सर्वप्रथम बैठक हंगामेदार रही, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर 2 नाम पैनल में आने से चुनाव रोचक बन गया, जिससे सभी पदों पर सर्वसहमति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्य निर्विरोध और निर्वाचित भी हुए हैं। आपको बताते चले कि जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रहलाद मीणा, मध्य ढाणी और साथ ही ढोलावास उपाध्यक्ष पद पर मोतीलाल मीणा आदि पदों पर चुनाव भी संपन्न हुए हैं। जहां पर रामगढ़ के पचवाड़ा में यह चुनाव हुआ है, जिसको लेकर के आज चुनाव संपन्न होते ही जो सेवा सहकारी समिति है उसके चुनाव होने थे आज, और उसको चुनाव संपन्न होते ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर सहमति बनी हुई है। हालांकि जो पहले की सीन थे उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से इनमें काफी रोष भी था और काफी तरह के जो चुनाव थे वो एक और अलग ही रुख ले रहा था, जिसे कि लेकर के अब 2 नामे सामने आए थे, जिसके बाद चुनाव रोचक होने लगा। और साथ ही साथ जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए जो चुनाव होना था उस पर अब 2 प्रत्याशी और 2 जो लोग हैं वो मिल चुके हैं और दोनों जो पद हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। वही अध्यक्ष पद पर आपको बता दें कि प्रहलाद मीणा है और साथ ही उपाध्यक्ष पद की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष पद पर मोतीलाल मीणा आदि पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए हैं। भरतपुर के एसपी ऑफिस में मंगलवार को जिले के सभी थानों के थानाधिकारी और सीओ की क्राइम की मीटिंग हुई है। साथ ही आपको बता दें कि यह साल की पहली क्राइम मीटिंग है। मीटिंग में पिछले साल हुए अपराधों की समीक्षा बैठक की गई है। इसके अलावा ही मीटिंग में एक जयपुर में साइबर क्राइम की टीम पहुंची, जो कि 3 दिन तक भरतपुर पुलिस को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देगी। वही मीटिंग में एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने यह भी बताया कि मीटिंग में 2 मुद्दे थे। पहला, जो पिछले साल काम किया गया है और उनकी समीक्षा करना, और फिर दूसरा, तंबाकू संबंधी कार्रवाई को जानकारी देना। बता दें कि भरतपुर जिला साइबर क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। वहीं आए दिन जिले में साइबर क्राइम के मामले सामने आते रहते हैं। घटना के बाद आरोपियों का भी पता नहीं लग पा रहा है, जिसको लेकर के अब साइबर क्राइम की टीम भरतपुर पुलिस को जानकारी देगी, जिससे साइबर क्राइम पर लगाम लगाया जा सके। की जो है पहली क्राइम मीटिंग 2 उद्देश्य थे। एक तो जो पिछले साल कंटिन्यूटी में जो हमने काम किए हैं उन कामों की समीक्षा,
और उनमें जो कमियां रही हैं और जो बेहतरी लानी है उसके बारे में विचार विमर्श। और साथ ही इनको एक तो कोटपा जो मुकदमे बनते हैं धूम्रपान अधिनियम के, वो एक पहलू है जो लगता बड़ा हल्का है लेकिन समाज के सुधार के लिए और अन्य चीज़ों के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस कोटपा में भी जो है इनको टीम आई थी, उन्होंने इनको जो है उस बारे में उनकी बारीकियां बताई हैं। और दूसरा हमारे एक साइबर टीम जयपुर से आई हुई है। वो साइबर टीम क्योंकि क्राइम साइबर पे बहुत ज़्यादा होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्राइम ये बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो उसके समाधान क्या है। क्योंकि हर एजेंसी ने अपनी एक पब्लिक ग्रीवेंस या पुलिस रिड्रेसल सिस्टम बनाया हुआ है। एसपी साहब भरतपुर ने क्राइम मीटिंग का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें जिले के समस्त थानाधिकारी, दत्ताधिकारीगण और एडिशनल एसपी साहब उपस्थित हुए थे। इसमें गत वर्ष का जो जितना भी कार्यकाल रहा है उसमें पूरा उसका लेखा जोखा किया गया। जहाँ कमियां थी वो इंडिकेट की गई और जहाँ अच्छा काम किया है उनको एसएचओस को, सीएस को, एडिशनल एसपी को उसके लिए दाद भी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में भी जिस तरीके से पिछला पूरा वर्ष कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से भरतपुर जिले में शांति बनी रही, ऐसे ही शांति बनी रहे। इन्वेस्टिगेशंस को और ज़्यादा तेजी से पूरा जल्दी करें, क्योंकि पेंडेंसी का एक भरतपुर जिले में हमेशा से एक रहा है। इस वर्ष पेंडिंग केसेस जो तफ्तीश के दौरान रहे हैं वो 15% के करीब रहे हैं, उसमें और भी ज़्यादा अच्छा सुधार करने की हिदायत दी गई है। और जो लोकल एंड माइनर एक्ट्स की जो कार्रवाइयाँ हैं एक्साइज एक्ट में, आर्म्स एक्ट में काफ़ी अच्छी की गई है। और भी जैसे कोटपा वगैरह में जो है इसमें अच्छी कार्रवाई करने के लिए आज एसएचओस को निर्देशित एसपी साहब। नव पदस्थापित 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक रंजन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के पद का कार्यभार संभाला है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के पश्चात रंजन ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर से आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपसी समझाइश के माध्यम से चिकित्सकीय गाइडलाइंस का फोकस का मतलब पालन कराने पर फोकस करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बताया कि आमजनों से इस बात की अपील की है कि वे चिकित्सकीय गाइडलाइंस का अक्षरश पालन करें और साथ ही पालन करते हुए मास्क को अनिवार्य रूप से करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ में जाने से बचें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही साथ यह भी बताया है कि कोविड वैक्सीनेशन के अनंत को शून्य करना है और इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसके लिए प्रथम डोज और द्वितीय डोज और साथ ही साथ जो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को जो वैक्सीन लगने वाली है उस पर भी कार्य योजना बना करके 100% लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास पर उस पर फोकस रखा जाएगा, ताकि जो कोविड के मामले हैं वो ना बढ़े और ऐसे में जो कोविड के मामलों को बढ़ते हुए मामले उन पर भी कंट्रोल पाने के लगातार प्रयासरत रहेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए इस बात की भी कही जो केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोविड की गाइडलाइंस आई है उसको किस तरह से पालन किया जाएगा उस पर भी हम पूरी उस पर एक रणनीति बनाएंगे। उसके तहत ही जो पालन करा करके कोविड के जो केसेस हैं उस पर हम कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में जैसा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले वीसी लेके निर्देश दिए थे, कोरोना का जो खतरा है वो भी टला नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि कोविड के लिए जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसकी पालना हो, लोगों में काफ़ी समझाइश हो। अभी मैं संडे के कर्फ्यू के बारे में बात कर ही रहा था। वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण इसमें एलिमेंट होगा और वैक्सीनेशन का काम जो है उसको मैंने देखा, उसमें थोड़ी जो गैप बच गया उसको हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि अर्बन एरिया में वैक्सीनेशन रिलेटिवली ज़्यादा ही होता है, तो एक वैक्सीनेशन पे भी जोर रहेगा। बूस्टर डोज भी लगनी है। इसके अलावा जो युवा वर्ग है उनकी वैक्सीनेशन जो चालू हो गई है, क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है चिकित्सीय स्वास्थ्य सेवाओं में जो सरकार की प्राथमिकता है वो कोविड ही है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है जो फ्लैगशिप स्कीम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें अगर किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन में अगर हम कहीं पर किसी तरह से अगर लैग हो रहे हैं तो हम उसमें प्रयास करेंगे। जैसे भरतपुर ने सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा किया है, मैं केवल जो मेरे पूर्व कलेक्टर थे उनसे चर्चा करके ही आ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें रह गई हैं मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। कोई विशिष्ट, कोई अलग से ऐसी प्राथमिकता नहीं है। सरकार की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। भरतपुर के जिले में जितने भी ग्रामीण अंचल है।
राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा भरतपुर प्रथम के प्रतिनिधि मंडल और कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष और साथ ही संयोजक बाबूलाल कटारा और जिला मंत्री होतीलाल जैमन के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर भरतपुर पर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का 21 सूत्री मांग पत्र भी ज्ञापन में सौंपा है। इस अवसर पर प्रांत की ओर से प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक पराशर भी मौजूद रहे। मांग पत्र में शिक्षक संघ का प्रांतीय सम्मेलन जो कि दिनांक 21 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी और साथ ही 2022 को आयोजित की जानी थी। बता दें कि ज्ञापन में राज्य कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने, छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराने के प्रावधान को हटा करके कक्षा और कक्ष वर्ग और साथ ही साथ उसके आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराने, सभी क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्या अंग्रेजी और साथ ही हिंदी विषय के पद पर स्वीकृत कराने, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित कराने, प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक लगाने और SUDW कला के शिक्षक और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के शिक्षक की पुस्तक छपा करके छात्रों को वितरित करने के साथ साथ जो व्याख्या पद हेतु पदोन्नति करने, स्नातक अधिस्नातक समान विषय का प्रावधान हटाने के संबंधित मांग भी की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के जिला स्तर की जो टीम जो ब्लॉक स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ हमारी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी हम देने जा रहे हैं। हमारी शैक्षिक और प्रशासनिक और आर्थिक 3 प्रकार की मांगे हैं। इस कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह के मानदंड पहले सरकार अपनाए हुए थी, जिन पदों को वो पहले छात्र संख्या के अनुपात में वो सृजित किए हुए थे, उनको अब कक्षा कक्ष के अनुसार रहकर सृजित करने की हमारी प्रमुख मांगे हैं। हमारी मांग है कि जो भी एनपीएस है उस एनपीएस की योजना को बंद करें और उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना पहले की तरह लागू की जानी चाहिए। रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत ही बाल विवाह कानून और साथ ही विवाह आयु विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता नगर निगम भरतपुर के मेयर अभिजीत कुमार रहे। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र देवर्षिनी की। वहीं अभिजीत कुमार ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने बाल विवाह कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए बताया है कि भारत में सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 लाया गया है, जिसमें कि लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। आपको बताते चले कि हाल ही में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। इस संबंधी में विधेयक केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता, लड़कियों को पढ़ने हेतु और पढ़ाने हेतु अधिक अवसर देना और साथ ही साथ उन्हें विवाह से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करना भी है। पर एक एनएसएस का वो चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, तो उनमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। जो अभी शीतकालीन सत्र में जो प्रोविजन चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट को लेके जो संशोधन सरकार ने दिए हैं, उसके ऊपर ये पूरा था, जिसके तहत वो 18 वर्ष से लड़कियों की शादी, कानूनी शादी 18 वर्ष से 21 साल करने जा रही है सरकार, उसको लेके। अभी तो वो मामला स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया है, तो उसी पे ये व्याख्यान था। हमारा मानना है कि बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन जो वो परिवर्तन लाना चाहते हैं समाज में, वो मात्र 18 साल से 21 साल की उम्र बढ़ा देने से पूरा नहीं होने वाला। उसके साथ में सरकार अगर वाकई में ही लड़कियों की और हमारी महिलाओं की हालत के से कुछ उनकी करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में एक एजुकेशनल मेंटेनेंस अलाउंस देना है। बच्ची जब से जन्म लेती है तब तक हमारा ये मानना है कि जब तक आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ मात्र उम्र बढ़ा देने से सामाजिक परिवर्तन नहीं होने वाला। और दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शुरू से लेके अंत तक, अभी हमारे संविधान में 14 साल की उम्र तक। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर कांटा के विज्ञान नगर में मिला नरकंकाल। 1 महीने पुराना नरकंकाल बताया जा रहा है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। वही नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप।
कोटा के विज्ञान नगर में नरकंकाल मिला है। 1 महीने पुराना ये नरकंकाल बताया जा रहा है। वहीं मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। ये कोटा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोटा के विज्ञान नगर में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ये नरकंकाल 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ जो नरकंकाल है, जो मृतक है, उसकी आयु लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कोटा के विज्ञान नगर में नरकंकाल मिला था, जिसके बाद फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके पर पहुंची। और साथ ही ये नरकंकाल किसका था, किस वजह से यहाँ पर मिला, आखिर क्या कुछ कारण था, उस पर भी पुलिस लगातार नजर बनाई है, कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो नरकंकाल मिला है उसमें मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। वहीं साथ ही आपको बता रहे कि 1 महीने पुराने यह नरकंकाल बताया जा रहा है, जिसके आज कोटा के विज्ञान नगर में मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं साथ ही लोग इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये नरकंकाल आया तो आया कहां से, आखिर क्या ये 1 महीने से पड़ा हुआ था यहाँ पे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने भगवान महावीर की मंदिर की चौखट पर मत्था टेका है। साथ ही साथ मूल नायक भगवान महावीर की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान से पूजा अर्चना कर अमन चैन की कामना की है। वहीं मंदिर कमेटी के मैनेजर नेमी कुमार पाटनी और साथ ही मोहन सिंह बाबू पटेल ने एसपी का माला और साफा पहना करके उनका स्वागत किया है। वहीं थानाधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने थाना श्री महावीर जी का निरीक्षण किया है। मौके पर एसपी ने थाने में पद स्थापित पुलिस पदाधिकारियों और साथ ही जवानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली है। साथ ही उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी बात कही है। वहीं एसपी ने थाना परिसर का भी मुआयना कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली है। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय लक्खी मेला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ जो सोमवार को चौथे माता ट्रस्ट धर्मशाला में आयोजित प्रशासनिक बैठक में मुख्य मेला अवधि के दौरान ही मंदिर के पट और मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इस निर्णय के तहत ही 20 जनवरी से 22 जनवरी तक चौथ माता मंदिर के पट बंद रहेंगे और कोई भी दर्शन के लिए नहीं जा सकेगा। बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो चौथ का बड़वारा है उसमें भी लगातार कोरोना के मामले सामने आते रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में पूर्व में ही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चौथ माता मेला निरस्त किया जा चुका है। आज इसकी सूचना आम जन तक पहुंचाई भी गई है। इसी के संबंध में आज एक मीटिंग चौथ माता ट्रस्ट के सभी अधिकारियों के साथ हमने रखी। तो चौथ माता ट्रस्ट के सभी सदस्यगणों ने मिलकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि 20, 21 और 22 जनवरी 2022 को जो है मंदिर आम दर्शन के लिए बंद रखा जाएगा। तो मैं सभी आम जनता से मेरा ये आग्रह है कि आप घर पर रहकर ही अपनी पूजा अर्चना करें, वहीं से अपना माथा टेक लें माता जी के लिए। यहाँ आप आकर परेशान ना हो, क्योंकि दर्शन के लिए मंदिर इस दौरान बंद रहेगा। आज चौथ माता मंदिर के जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एसडीएम साहब की और मेरी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है और जो इस तरह के केस बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा संक्रामक है, उसको देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन जो इन प्रसार को रोकने के लिए जारी हुई है, उसको देखते हुए और आने वाले 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो चौथ माता का मेला हर साल जिस तरह से लगता है, उसमें जो संभावित भीड़ है, उससे संभावित जो कोई कोरोना का प्रसार हो सकता है और उससे जो इस कोरोना का प्रभाव ज्यादा प्रसार बढ़ सकता है, उसको देखते हुए मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूरी परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय किया है कि 20, 21 और 22 जनवरी को मंदिर के पट। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।